नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पांचवा लेक्चर यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल बायोलॉजी का पांचवा लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले सेल बायोलॉजी यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का 4 लेक्चर हो चुका है। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर यानी चौथे लेक्चर पर हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, सारी बातें हमने बताया। देखिए बच्चों, लास्ट में चौथे लेक्चर का लास्ट में हमने ये बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में किस किस तरह का कंपोनेंट और कौन कौन सी कंपोनेंट होता है। तो अलग अलग तरह के कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के हमने चौथे लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर में बच्चों उसी कंपोनेंट्स में से सबसे पहला कंपोनेंट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोगों ने पीएम से डिनोट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेम्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। बच्चों, लेमा मतलब भी मेम्ब्रेन ही होता है, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों, कोई भी यूकैरियोटिक सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है वो क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर, प्लांट सेल में जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होता है बच्चों। अब यहाँ पे आता है कि हर सेल में, हर तरह के सेल में सेल वाल नहीं ना होता है बच्चों। हम आपको कल ये बात बताए भी थे चौथे लेक्चर में कि सेल वाल वह मेम्ब्रेन है जो कि नॉन लिविंग है, डेड है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन है जो कि लिविंग है। इसी वजह से कहा जाता है, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो या कोई भी तरह का सेल में हो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग बाउंड्री होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वह बाउंड्री है जिसमें लिविंग वाला फीचर है, लेकिन सेल वाल में नहीं है। अब आता है कि सर, अगर एनिमल में बात किया जाए तो एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या कोई भी सेल हो, उसमें लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होगा, तो आप बोलिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर पूछेगा कि प्लांट में लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन है, तो आप बोलिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर पूछेगा सिर्फ तो बोलिएगा सेल वाल, लेकिन अगर पूछेगा लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन है प्लांट सेल में, तो आप लोग बोलिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ बच्चों कि आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल इज कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात याद रखिएगा बच्चों, भूलिएगा कभी नहीं। और एक चीज बच्चों, इसका अक्रेंस कहाँ रहता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दुनिया में जितने भी प्रकार का सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, हर तरह के सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ सेल, मतलब हर तरह के। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक से के लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे एल कर लीजिएगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे देखिएगा बच्चों,
स्ट्रक्चरली सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पी के मतलब प्रोकैरियोटिक और ई के मतलब यूकैरियोटिक। अगर उसकी बनावट के हिसाब से देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो आपको लगता होगा कि प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होगा, यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होगा। नहीं बच्चों, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चरली सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर बच्चों। अगला पॉइंट में मैं लिखा हूँ उसका नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या गुण होता है, क्या नेचर होता है। सबसे पहला नेचर कि वो लिविंग होता है। क्लियर। दूसरा, ये डायनेमिक होता है। मैं बताऊंगा बच्चों अभी ये डायनेमिक मतलब क्या होता है। तीसरा, एसिमेट्रिक होता है। चौथा, क्वासी फ्लूइड होता है। पांचवा, इलास्टिक होता है। छठा, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। बच्चों यहाँ पे ई छूट गया है तो ई बना लीजिएगा, तब यहाँ फुल स्टॉप होगा। लिविंग मतलब जानते हैं बच्चों, लिविंग मतलब होता है जिसमें लाइफ वाला गुण होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। दूसरा, डायनेमिक। डायनेमिक देखिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कंपोजिशन हम जब बात करेंगे, तो केमिकल कंपोजिशन में वहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड होता है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर चलते फिरते रहता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक नेचर का होता है। क्लियर। अगला है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इसी वजह से, एसिमेट्रिक मतलब जिसको आप बराबर बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते हैं। तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई फिक्स सेव साइज नहीं होता है, इसी वजह से ये एसिमेट्रिक होता है। तीसरा, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, क्वासी मतलब, क्वासी मतलब समझ जाइए बच्चों, क्वासी मतलब एक्चुअली में नहीं है पर दिख रहा है, उसी को हम क्वासी बोलते हैं। तो क्वासी फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड एक्चुअली में है नहीं पर आपको दिखेगा फ्लूइड, पर आपको फ्लूइडिटी उसमें दिखेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड। एक्चुअली में फ्लूइड होता नहीं है पर आपको दिखता है फ्लूइड जैसा। इसी वजह से बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड जैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, लचीला होता है, स्ट्रेचेबल होता है, खींच तान सकते हैं। और अगला है सेलेक्टिव परमिएबल। अब ये सेलेक्टिव परमिएबल मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई चीज़ अगर बाहर से सेल के अंदर आना चाहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आने देगा और आने भी देगा। मतलब सेलेक्टिव परमिएबल का कि वही जरूरियात वाली चीज़ें जो सेल को जरूरी है उसी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा। या कोई ज़रूरियात चीज़ अगर मान लेते हैं कोई चीज़ बाहर निकालना है सेल से, तो उसी चीज़ को बाहर निकालेगा जिसको बाहर निकालना है, सब चीज़ को नहीं निकाल देगा। तो इसीलिए कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल वाला नेचर रखता है। क्लियर बच्चों, ये सारा वर्ड को एक एक करके समझ गए। अगला पॉइंट में लिखा हूं बच्चों, डिटरमाइंस द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से ही सेल में किस तरह का नेचर होगा, सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में किस तरह का केमिकल कंपोजिशन होगा, वो डिटरमाइन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। क्लियर बच्चों। अगला, स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, मतलब इन्वेंशन हो गया आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हो चुका, इन्वेंशन हो चुका लगभग 1950 में, 1950 में, तब जो है हम डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए। जी हाँ बच्चों, देखिए बच्चों,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट सेल अगर होता है तो वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, ह्यूमन आरबीसी। क्यों ही में ह्यूमन आरबीसी, आखिर क्या वजह है सर? देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं फिगर बना के दिखाया हूँ। देखिए ये 2 फिगर मैं बनाया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो फिगर है, यहाँ पे नीचे देखिए इमेच्योर ह्यूमन आरबीसी, मतलब ये जो सेल है ये आरबीसी का है, आरबीसी है। और इस आरबीसी को देखिए बच्चों, मैं लिख दिया हूं कि ये आरबीसी इमेच्योर है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है। जब आरबीसी इमेच्योर होता है तो उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, जी हाँ बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारा ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा जब ये इमेच्योर होगा आरबीसी। लेकिन बच्चों यही मैच्योर हो जाएगा जब मैच्योर हो जाता है आरबीसी तो ये सारे ऑर्गेनेल्स गायब हो गया। देखिए इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनेल मैंने बनाया है? नहीं बनाया है। इसका मतलब जब मैच्योर हो जाता है आरबीसी तो उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनेल होता है वो गायब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लिक्विड बचता है। जी हाँ बच्चों, लिक्विड बचता है। तब इसका मतलब सर लिक्विड बचेगा और दूसरा चारों तरफ और क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगा। इसी वजह से बच्चों, चूंकि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही मेम्ब्रेन सिर्फ आरबीसी में मौजूद होता है, उसके अलावा और अंदर में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। इसी वजह से आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने में आसानी होता है, क्योंकि और कोई सेल लेंगे तो वहाँ पे हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन है और कौन ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी में, इसी वजह से इसके मेम्ब्रेन को स्टडी करने में बहुत आसानी होता है। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब भी स्टडी किया जाता है तो आरबीसी का सेल ही लिया जाता है। क्या बच्चों ये वाला लाइन क्लियर हुआ आप लोगों को, ये सोर्स ऑफ वाला? जी हाँ। अब तीसरा लाइन में आते हैं, केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल स्टडी अगर देखा जाए तो जब केमिकली स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 ही तरह का केमिकल दिखा, एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन। क्या क्या दिखा बच्चों? एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन दिखा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, केमिकली स्टडी किया गया तब, लेकिन जब बायोकेमिकली स्टडी किया गया तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 तरह का केमिकल दिखा। कौन कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये 3 तरह का केमिकल दिखा। तो सर ये केमिकल और बायोकेमिकल में क्या अंतर है? तो केमिकल मतलब तो समझते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का स्टेटमेंट हम लोग गलत ले लेते हैं। बायोकेमिकल का स्टेटमेंट हम लोग ये ले लेते हैं कि वह केमिकल जो किसी लिविंग के अंदर पाया जाएगा उसी को हम बायोकेमिकल बोलते हैं। जी नहीं बच्चों, बायोकेमिकल का मतलब होता है वह केमिकल जो लिविंग के अंदर तो पाया जाएगा ही, साथ ही साथ वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा उस केमिकल में। तो वह केमिकल जो कि लिविंग के अंदर पाने जाने के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा, वैसे ही केमिकल को हम बायोकेमिकल कहते हैं। वैसे ही केमिकल को हम बायोकेमिकल कहते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? जी हाँ, क्लियर हो गया। तो इसी वजह से केमिकली स्टडी किया गया तो सिर्फ लिपिड और प्रोटीन मिला, और बायोकेमिकली स्टडी किया गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिला। क्लियर? बायोकेमिकल क्या होता है वो भी समझ गए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और कुछ नहीं है इधर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये 3 साइंटिस्ट हैं। क्या है? ये 3 साइंटिस्ट हैं। एक ओवरटन, डैनियल एंड डेवसन और तीसरा रॉबर्टसन। सबसे पहला ओवरटन आया। ओवरटन साहब जब आए और उसने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्टडी किया तो उसको सिर्फ और सिर्फ लिपिड ही दिखा। इसीलिए उसने कहा कि ओवरटन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से बना होता है। लेकिन जब डैनियल एंड डेवसन आए, उसने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्टडी किया तो उसको ये 2 तरह का केमिकल दिखा, लिपिड और प्रोटीन। तो उसने कहा, डैनियल एंड डेवसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लेकिन जब बाद में रॉबर्टसन आए तो रॉबर्टसन ने जब स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब स्टडी उसने किया तो उसको ये 3 तरह का केमिकल दिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये 3 तरह का केमिकल उसको दिखा। तब उसने कहा कि नहीं बच्चों, रॉबर्टसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? ये 3 साइंटिस्ट बारी बारी से आए और ये रॉबर्टसन का बात अब तक सही है। सच में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? बस मैं यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता था। और अगला स्लाइड पर जाते हैं। देखिए बच्चों, इस स्लाइड पर जब जाइएगा तो देखिए, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है बच्चों। ये 3-4 वर्ड एनसीईआरटी में या भी कोई भी बुक बायोलॉजी का पढ़िएगा तो ये 3-4 वर्ड आपको दिखेगा। तो बच्चों को हमेशा मैं जब भी पढ़ाया हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो बच्चों को इन सारे वर्ड्स में कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आप लोग ना पूछें, आप लोगों में किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये सारे वर्ड्स। देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, एक मेम्ब्रेन है। कोई मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मान लीजिए, कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन को पार करके जाना है किसको? सॉल्यूट को भी जाना है और सॉल्वेंट को भी जाना है। सॉल्यूट को भी जाना है और सॉल्वेंट को भी जाना है। लेकिन ये मेम्ब्रेन ऐसा है कि ये सॉल्यूट को नहीं जाने देगा और ना ही सॉल्वेंट को जाने देगा। तो वह मेम्ब्रेन जो ना ही सॉल्यूट को जाने देगा ना ही सॉल्वेंट को जाने देगा, वैसे ही मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसे ही मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला अब आते हैं, यहां भी एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं बच्चों। अब यहां इस मेम्ब्रेन से भी ये सॉल्यूट जाना चाहता है और सॉल्वेंट भी जाना चाहता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन ऐसा है जो कि सॉल्यूट को तो नहीं जाने देगा लेकिन सॉल्वेंट को जाने देगा। जो सॉल्यूट को नहीं जाने दे, सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, वैसे ही मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसे ही मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगला आते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ भी एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। यहाँ इस मेम्ब्रेन से भी सॉल्यूट जाना चाहता है और सॉल्वेंट भी जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये मेम्ब्रेन ऐसा है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट भी जा सकता है और सॉल्वेंट भी जा सकता है। ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम कौन सा मेम्ब्रेन बोलेंगे? परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ भी एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। एक मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन बना लिया मैंने। यहाँ पे जो ये ABCD है,
ये सब के सब क्या है बच्चों? सॉल्यूट है। ये सब के सब सॉल्यूट है। ए भी सॉल्यूट है, बी भी सॉल्यूट है, सी भी सॉल्यूट है, डी भी सॉल्यूट है। लेकिन चारों ए बी सी डी अलग अलग तरह का सॉल्यूट है। ए अलग तरह का सॉल्यूट है, बी अलग तरह का सॉल्यूट है, सी अलग तरह का सॉल्यूट है, डी अलग तरह का सॉल्यूट है। जी हाँ बच्चों, अलग अलग तरह का। अब ये मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करना चाहता है? ए भी बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, बी भी बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, सी भी बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, डी भी बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा। चारों सॉल्यूट जाना चाहता है, लेकिन चारों सॉल्यूट ही है, सॉल्वेंट की यहाँ कोई बात नहीं है। चारों सॉल्यूट जाना चाहता है। अब यहाँ पे आता है कि ये मेम्ब्रेन ऐसा है जो कि ए सॉल्यूट को पहचान लिया और वो बोला कि ठीक है ए तुम जा सकते हो, लेकिन बी को जाने नहीं दिया। बोलते नहीं, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम नहीं आ सकते हो। लेकिन सी को फिर वैसे ही पहचान लिया कि ठीक है तुम मेरे लायक हो, आ जाओ। इसको तो जाने दिया, लेकिन डी को नहीं जाने दिया, क्योंकि वो बोला कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मत आओ। यानी हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्ट किए गए हुए पार्टिकल्स को ही जाने दे रहा है। जो उसके लायक है उसी को जाने दे रहा है, जो उसके लायक नहीं है नहीं जाने दे रहा है। वैसे मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब समझ में आया बच्चों? ये मेम्ब्रेन, ये कुल मिला के 4 प्रकार का मेम्ब्रेन होता है। समझे बच्चों? कौन कौन मेम्ब्रेन? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चारों मेम्ब्रेन को हमने अच्छे से डिफाइन करके बता दिया है बच्चों, याद रखिएगा आप। क्लियर? कुछ कुछ बच्चे को यहाँ पे डाउट होगा। ये केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा बच्चों कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सॉल्यूट वह पार्टिकल है जो घुलता है, वह चीज जो घुलता है, और सॉल्वेंट जो घुलाता है। सॉल्यूट का मात्रा हमेशा, सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूट के कंपेयर में। तो क्लियर हुआ? ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन, और अच्छे से केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा। तो ओके बच्चों, अब आगे बढ़ें, अगले स्लाइड पे जाते हैं। अब आता है कुछ टर्म है बच्चों मेम्ब्रेन, ये जो हम लोग जो मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं उस मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ टर्म है। क्या टर्म है? 2 टर्म है। एक साइटोसोलिक साइड या फिर साइटोसोलिक सरफेस जो बोलिए, और दूसरा नॉन साइटोसोलिक या उसी को एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड कहते हैं या सरफेस। अब ये साइटोसोलिक साइड क्या होता है, नॉन साइटोसोलिक क्या होता है? बच्चों मैं आपको कल बता दिया था क्या कि जब आप साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल्स को हटा दीजिएगा, ये देखिए मान लेते हैं ये साइटोप्लाज्म बना रहे हैं हम, इसमें ढेर सारा ऑर्गेनेल्स भी है, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस ऑर्गेनेल्स को हटा देते हैं। लेकिन हम ये क्या करते हैं बच्चों कि ऑर्गेनेल्स को हटा देते हैं। जब ये ऑर्गेनेल्स को जब हटा दीजिएगा, रुकिए बच्चों, जस्ट वेट। जब आप इस ऑर्गेनेल्स को हटा दीजिएगा बच्चों, ये देखिए ये ऑर्गेनेल्स को मैं हटा देता हूँ, तो जो ये लिक्विड बचा, जो ये लिक्विड बना है, ये जो देखिए लिक्विड जो बना है, ये जो लिक्विड है, इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। यानी कि वह साइटोप्लाज्म जिसमें ऑर्गेनेल नहीं होगा उसी को हम साइटोसोल बोलेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप इस दोनों टर्म को समझना चाहते हैं तो आइए मैं फिगर में बना के दिखाया हूँ। देखिए बच्चों, ये एक सेल है। क्या है ये? एक सेल है। इस सेल में ये जो मोटा सेल जो ऊपर में लेयर है, इसको मैंने
ये एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब और ये देखिए बिना ऑर्गेनेल वाला साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं है, सिर्फ क्वासी फ्लूइड लिक्विड है, उसी को हम साइटोसोल बोलते हैं। देखिए बच्चों, एक ऑर्गेनेल भी हम बना चुके हैं, तो ऑर्गेनेल को हटाकर, ऑर्गेनेल को छोड़ाकर जो पार्ट हुआ उसको हम साइटोसोल बोले। ये हो गया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ये एक ऑर्गेनेल हम बना के दिखाएं बच्चों। कौन सा ऑर्गेनेल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखिए, हम 4 पोजीशन लिए हैं। एक पोजीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लिए हैं, जिसको हम A बोला। एक पोजीशन B जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिए हैं। अब यहाँ तीसरा पोजीशन C जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के बाहर लिए हैं, और एक पोजीशन D जो इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर लिए हैं। ये 4 तरह का पोजीशन हुआ बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, हम तो जानते हैं ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं, ये सब क्या है बच्चों, ये सब साइटोसोल है। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे जो ये B और C है, ये वह एरिया है या वह साइड है जो साइटोसोल में है ना। ये देखिए, C भी साइटोसोल में है और D भी साइटोसोल में है। ये दोनों साइड साइटोसोल में है। तो वह सरफेस या वह साइड जो साइटोसोल के तरफ होगा, वह सरफेस या वह साइड को ही हम कौन साइड बोलेंगे, साइटोसोलिक साइड। वैसे ही साइड को कौन बोलेंगे, साइटोसोलिक साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे करके लिख के बता दिया है ना। B और C इस दोनों साइड को क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक साइड। और उसी तरह जब A को देखिएगा तो बच्चों देखिए, ये साइटोसोलिक साइड में नहीं है, ये साइटोसोल में नहीं है, ये साइटोसोल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर है। और उसी तरह D को जब देखिएगा बच्चों, ये भी साइटोसोल में नहीं है, वो ऑर्गेनेल के अंदर है। तो इसका मतलब A और D ये नॉन साइटोसोलिक साइड हो गया। आया बच्चों क्लियर समझ में कि साइटोसोलिक साइड क्या होता है और नॉन साइटोसोलिक साइड क्या होता है। साइटोसोल के तरफ जो साइड होगा वह साइड को साइटोसोलिक साइड, जो साइटोसोल के साइड में नहीं होगा वैसे साइड को हम नॉन साइटोसोलिक। अब ये नॉन साइटोसोलिक कहीं भी हो सकता है, ऑर्गेनेल के अंदर भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा दिया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइटोसोलिक साइड मतलब क्या। तो साइटोसोलिक मतलब होता है, सॉरी बच्चों, साइटोसोलिक साइड मतलब क्या, कि सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इन कांटेक्ट विथ साइटोसोल। मेम्ब्रेन का वह सरफेस जो साइटोसोल के कांटेक्ट में होगा, वह सरफेस या वह साइड को हम साइटोसोलिक साइड बोलेंगे। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए बच्चों, सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन का वह सरफेस विच इज नॉट इन कांटेक्ट विथ साइटोसोल, जो कि साइटोसोल के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वैसे ही साइड या सरफेस को नॉन साइटोसोलिक या एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड या सरफेस कहते हैं। क्लियर। अगला आप स्लाइड में चाहते हैं बच्चों, देखिए अब बढ़ते हैं बच्चों, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने PM लिखा है, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम अभी जाने कि केमिकल कंपोजिशन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस केमिकल से बना होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना 3 तरह के केमिकल्स, एक लिपिड, प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। ये 3 तरह के केमिकल से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, कहा जाता है लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम होता है। इसीलिए मैंने लिखा है लिपिड और प्रोटीन के नीचे मेजर कंपोनेंट्स
और कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखा है माइनर कंपोनेंट, यानी कम मात्रा में रहता है कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा मात्रा में रहता है लिपिड और प्रोटीन। देखिए लिपिड और प्रोटीन के ही बारे में लिखे हैं हम कि देयर प्रोपोर्शन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब हर सेल में लिपिड और प्रोटीन का मात्रा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन रहता है। क्लियर बच्चों? जैसे ह्यूमन के आरबीसी, यहाँ पे मैंने लिखाया है कि ह्यूमन के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर देखा जाए तो कहा जाता है लिपिड और प्रोटीन का प्रोपोर्शन कितना होता है, तो लिपिड 40% होता है और प्रोटीन 52% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो आपको पूछ सकता है कि लिपिड और प्रोटीन का प्रोपोर्शन क्या होता है ह्यूमन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आप बोलिएगा 40 और 52। 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन होता है। अगर लिपिड और प्रोटीन प्रोपोर्शन पूछे तब, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आ गया प्रोटीन लिपिड का प्रोपोर्शन क्या होता है ह्यूमन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्या बोलिएगा? तो भी 40 और 52 नहीं बच्चों, तब 52:40 बोलिएगा। तो जिस हिसाब से पूछेगा, प्रोटीन अगर पहले कर दिया मान लो और लिपिड बाद में कर दिया, तो आप क्या बोलिएगा? 52 आप 40, ऐसे ना बोलिएगा। लिपिड और प्रोटीन पूछेगा तब ना बोलिएगा 40 और 52। इस तरह से याद रखिएगा बच्चों। क्लियर? अगला स्लाइड में जाते हैं बच्चों। अगला स्लाइड में आइए। अगला स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 तरह के कंपोनेंट से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोगों को चाहिए कि लिपिड को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, तीनों को बारी बारी से पढ़ें कि लिपिड कैसा लिपिड होता है, लिपिड होता क्या है, कितने प्रकार का लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होना चाहिए लिपिड्स। तो देखिए बच्चों, लिपिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए लिपिड जो होता है ना, वो 3 प्रकार का लिपिड होता है। कौन कौन? फॉस्फोलिपिड। कौन कौन लिपिड? फॉस्फोलिपिड पहला, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा स्टेरोल। ये 3 प्रकार का लिपिड होता है। फिर से जान लीजिए बच्चों, कितने प्रकार का लिपिड होता है? 3 प्रकार का, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यह फॉस्फोलिपिड भी 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है फॉस्फोलिपिड। एक का नाम है ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड और दूसरे का नाम है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। फिर से बच्चों, फॉस्फोलिपिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड और दूसरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। बच्चों ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड को ही हम फॉस्फोग्लाइसराइड बोलते हैं। देखिए बच्चों, लिपिड में 3 प्रकार का लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइसोलिपिड, स्टेरोल। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा लिपिड जो होता है वो कौन होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है मेजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड। सबसे ज़्यादा लिपिड अगर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो कौन? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में भी 2 प्रकार का, ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड और दूसरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इस दोनों में भी अगर बोलिएगा तो दोनों में भी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर? अब अगला है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का। एक का नाम है ग्लाइसोग्लाइकोलिपिड और दूसरे का नाम है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी 2 प्रकार का, ग्लाइसोग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोग्लाइको
लिपिड। अगला देखते हैं बच्चों स्टेरोल। आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे स्टेरोल क्या होता है, सब चीज़ बताएंगे बच्चों, अभी बस नाम जान लीजिए। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन भी रहता है। दूसरा, प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन, ये दो प्रकार का प्रोटीन होता है। मैं बताऊंगा आगे बच्चों कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, सब चीज़ बताऊंगा बच्चों। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन कौन बच्चों, कौन कौन? एक मोनोसैकेराइड्स और दूसरा ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसैकेराइड भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओलिगोसैकेराइड के ब्रैकेट में हम ब्रांच और अनब्रांच लिखे हैं, मतलब कि ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों में पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बात हम लोगों ने जाना कि ये तीन प्रकार का केमिकल कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड तीन प्रकार का होता है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल। फोस्फोलिपिड भी दो प्रकार का, ग्लाइसोफोस्फोलिपिड उसी को फोस्फोग्लाइसराइड बोलते हैं, और दूसरा स्फिंगोफोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और फोस्फोलिपिड में भी कौन सा ज़्यादा अमाउंट में? तो ग्लाइसोफोस्फोलिपिड में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी दो प्रकार का, ग्लाइसोग्लाइकोलिपिड, दूसरा स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। स्टेरोल। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन भी दो प्रकार का पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का पाया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ब्रांच में भी हो सकता है, अनब्रांच में भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? अगला देखिए बच्चों, अब हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते हैं कि ये फोस्फोलिपिड और भी जैसे कि मैंने देखा था कि फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड था, स्टेरोल था। अब सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिपिड में जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? फोस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जाना बच्चों कि फोस्फोलिपिड जो होता है वो तीनों लिपिड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए मैंने लिखा मेजर लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो फोस्फोलिपिड होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? फोस्फोग्लाइसराइड और दूसरा स्फिंगोफोस्फोग्लाइसराइड, ये स्फिंगोफोस्फोलिपिड। सॉरी बच्चों, ओके क्लियर है। तो फोस्फोग्लाइसराइड और दूसरा स्फिंगोफोस्फोलिपिड। अब हमने ये भी बताया था कि इसी फोस्फोग्लाइसराइड को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसोफोस्फोलिपिड बोलते हैं, जो कि हम अभी जस्ट पहले बताए थे। ये फोस्फोग्लाइसराइड या ग्लाइसोफोस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट एबंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो फोस्फोलिपिड है ना, ये जो फोस्फोलिपिड है कहा जाता है वो बाई लेयर के फॉर्म में रहता है, दो लेयर में हमेशा रहता है, सिंगल लेयर नहीं रहता, हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डबल लेयर में रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाई लेयर, हमेशा बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। अगला है हैड टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये जो फोस्फोलिपिड है बच्चों, फोस्फोलिपिड में कितने कंपोनेंट होते हैं? एक फोस्फोलिपिड में दो कंपोनेंट होता है। कितने? दो। मैं आपको दिखा दूं कैसे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये जो मैं बनाया हूं यहाँ पर, यही है क्या? एक तरह का फोस्फोलिपिड है। देखिए इसमें दो कंपोनेंट आपको मिलेगा बच्चों, एक ऊपर में गोल गोल जो जिसको हमने हेड बोला, और दूसरा ये दोनों डंडा जो है नीचे जिसको हमने टेल कहा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे ये दो कंपोनेंट, एक को हमने हेड बोला और दूसरे को टेल बोला।
बच्चों ये जो हेड वाला पोर्शन होता है फॉस्फोलिपिड का, वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होता है मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब, देखिए बच्चों, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लब, फिलस वर्ड से आया है फिलिक, और फिलिक मतलब लब, लब मतलब चाह। जिसको पानी की चाह होगा तो यानी पानी की तरफ रहना चाहेगा, तो इसका मतलब हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब हेड क्या चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी मिले, हम पानी की तरफ रहें। लेकिन बच्चों टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब हेट, हेट मतलब नफरत करना, डरना। जो पानी से डरेगा यानी पानी की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो कौन नहीं जाना चाहेगा? टेल, यानी टेल पानी को नफरत करता है, पानी की तरफ नहीं जाना चाहता है। तो ये दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसका? फॉस्फोलिपिड। तो ये फिगर जो मैंने बनाया है ये किसका फिगर बनाया है बच्चों? फॉस्फोलिपिड का। इसीलिए मैंने यहाँ पर फिगर देकर लिख दिया है कि दिस इज द फिगर ऑफ किसका? फॉस्फोलिपिड का, जिसमें दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, हेड और टेल। हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, पानी ही में रहना चाहता है, इसलिए वो पोलर होता है। और टेल नॉन पोलर होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी की तरफ रहना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो टेल है ना, ये टेल एक्चुअली में कुछ और नहीं, फैटी एसिड है। टेल क्या है? फैटी एसिड है। और फैटी एसिड में भी किस तरह का कंपाउंड है? तो बोलिएगा बच्चों, फैटी एसिड एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 10th में पढ़े होंगे बच्चों, दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये फैटी एसिड है वो कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए बच्चों, एक्चुअली में फैटी एसिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो दोनों प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है, अनसेचुरेटेड भी होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया है, इसीलिए हम आपको बताए हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक्चुअली में जब आप मास्टर्स कीजिएगा, आगे जाइएगा, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि ये फैटी एसिड दोनों तरह का है, फैटी एसिड यहाँ पे मौजूद होता है, सेचुरेटेड भी और अनसेचुरेटेड भी। तो लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया है, तो इसी को पूछे, नीट में आपका यही पूछा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड है सर, तो इसमें दोनों नेचर होगा, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी। इसी वजह से फॉस्फोलिपिड को बच्चों एम्फीफिलिक या एम्फीफैटिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों गुण होता है। तो वह कोई भी चीज़ जिसमें दोनों गुण होगा उसी को हम एम्फीफिलिक बोलते हैं। तो इसका मतलब फॉस्फोलिपिड में दोनों गुण है, तो फॉस्फोलिपिड भी एक तरह का क्या है? एम्फीफिलिक है। तो क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया ये सारा वर्ड? अच्छा सर, ये वाला सर समझा दिए कि स्ट्रक्चरल दो कंपोनेंट होता है, तो बता दिए, यहाँ पे हमने बता दिया। लेकिन सर यहाँ कहाँ समझा है कि ये बोलता है कि ये फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बाइलेयर में रहता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पे बनाया, ये देखिए बच्चों, बाइलेयर के फॉर्म में है ना, लिपिड बाइलेयर में लिखा हूँ। तो देखिए ये एक तरह का क्या है बच्चों, ये जो है ये वाला, ये एक तरह का क्या है? फॉस्फोलिपिड, 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 यहाँ नीचे में फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। इसी तरह से अरेंज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जिस तरह अरेंज करके बनाया हूँ उसी तरह से अरेंज किया हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब सर ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड का एक लेयर, और ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड का एक लेयर। कुल मिला के कितना लेयर? दो लेयर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉस्फोलिपिड का कितना लेयर? दो लेयर। इसीलिए मैं लिखा लिपिड बाइलेयर। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि फॉस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। क्लियर हुआ?
इसीलिए यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह का ये 2 लेयर पे फॉर्म, इसको मैं और डिटेल से समझाऊंगा बच्चों, अभी पढ़ते जाइए और आगे बढ़ाऊंगा। तो इस स्लाइड को हम आगे ले जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हम समझ गए सर कि फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट, कौन कौन, एक हेड वाला पार्ट और दूसरा टेल वाला पार्ट। देखिए बच्चों, ये जो हेड वाला पार्ट है और ये है टेल वाला पार्ट। ये जो हेड वाला पार्ट है ये 2 तरह का केमिकल कंपाउंड से बना होता है, कौन कौन, ग्लाइसरोल और दूसरा फॉस्फेट। ग्लाइसरोल और प्लस फॉस्फेट, ये 2 तरह के कंपाउंड से बना होता है हेड वाला पार्ट। और ये जो टेल वाला पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है, इसको तो हमने अभी अभी बता दिया कि ये एक तरह का फैटी एसिड होता है। किस तरह का फैटी एसिड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, ये जो हेड है, अभी बोला कि हेड क्या होता है, वो पोलर नेचर का होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, पानी की तरफ जाना चाहता है, पानी की तरफ ये रहता है। और कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर साइड वाला पोर्शन होता है, कौन, हेड वाला। इसी वजह से ये वाटर से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है, क्योंकि ये वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए चाहता है। अब अंदर में रहेगा तो अंदर में तो पानी है नहीं, तो वो कैसे रहेगा, ये तो पानी को चाहने लगता है। जो चूंकि ये पानी को चाहता है, इसी वजह से ये आउटर साइड में रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन वहीं पे टेल जो कि नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये इनर साइड में रहता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में रहेगा ये। क्लियर हुआ। क्यों इनर साइड में रहता है, क्योंकि पानी से वो बचना चाहता है, पानी को वो हेट करता है, नफरत करता है। इसका मतलब दिस टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्या, एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस मतलब बच्चों पानी, समझ लीजिए पानी। तो सर पानी अगर है एक्वस मतलब तो वाटर लिखते हैं, यहाँ पे एक्वस क्यों लिखे हैं, इसलिए बच्चों क्योंकि वहाँ पे वाटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है ना, घुला हुआ। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखना अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने एक्वस लिखा है, लेकिन वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। अगला है मैक ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या लिख दिया मैंने, मैक, यहाँ पे डी है बच्चों, मेड है, मेड, डी है बच्चों, मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तेल वाला जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब फैटी एसिड से बना होता है। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये स्लाइड मैंने बताया है। अभी अभी देखिए बच्चों, अभी अभी हमने यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे हेड वाला पार्ट आउटर साइड में रहता है और टेल वाला पार्ट इनर साइड में रहता है। कैसे रहता है ये फिगर के साथ हमने बताया है। मान लेते हैं बच्चों, क्या किए हैं हम, ये प्लाज्मा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या किए हैं, काट लिए। और काट के जब यहाँ पे रखे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे रखा। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा तो हमको ये सारा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर देखा जैसा कि मैंने दिख रहा है। ये हो गया ऊपरी लेयर और ये हो गया निचली लेयर। उस लेयर में है कौन, ये लिपिड बाइलेयर। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का छोटा सा टुकड़ा को हमने काट कर यहाँ पे दिखाया है। जब यहाँ इस छोटे से टुकड़े को काट कर जब दिखाया हमने, तो बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको दिखा बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही दिखा। इसमें देखिए बच्चों कि जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके यहाँ पे चारों तरफ, इधर इधर इधर, यहाँ इधर इधर, ये जो साइड है, ये सब साइड में क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा बच्चों, पानी होगा, वाटर होगा। और यहाँ पे अंदर वाला साइड में, यहाँ भी पानी होगा। इसका मतलब इधर भी पानी, इधर भी पानी, और पानी के तरफ, इसका मतलब ये हो गया बाहर, ये भी बाहर। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोनों बाहरी वाला पार्ट पर क्या है, पानी है, यानी वाटर है। इसीलिए यहाँ पे जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी साइड, यहाँ भी बाहरी साइड। ओके बच्चों,
अब यहाँ पे देखिए, ये नहीं समझिएगा कि इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नीचे वाला साइड है तो सर सेल के अंदर है ना, तो इनर साइड होना चाहिए। नहीं बच्चों, जब हम बाहर निकाले हैं तो ये उसको बाहरी साइड हम लोगों ने मान लिया, इनर साइड नहीं, ये तो नीचे वाला साइड है ना, तो ये भी बाहरी साइड, ये भी बाहरी साइड, और दोनों बाहरी बाहरी साइड में क्या है, पानी है। और पानी को कौन चाहता है बच्चों, हेड वाला पार्ट। इसी वजह से ये लेयर देखिए कैसे रहता है, ये जो हेड है, हेड किधर है बच्चों, बाहरी वाला साइड में है ना, हाँ, क्योंकि हेड पानी को चाहता है। यहाँ पे भी देखिए, हेड देखिए किधर है, पानी की तरफ है ना, वाटर की तरफ है ना, इसीलिए कहता है कि हेड वाला पोर्शन आउटसाइड में रहता है। यहाँ भी आउटसाइड में है हेड वाला पोर्शन, और यहाँ भी आउटसाइड में है हेड वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पे जब टेल वाला पोर्शन, दोनों टेल वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो दोनों टेल वाला पोर्शन किधर है, अंदर है। तो ये वाला साइड को हमने क्या बोल दिया, इनर साइड। क्या बोल दिया, इनर साइड, क्योंकि अंदर में कोई वाटर का अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये लाइन मैंने लिखा था, क्या लिखा था, आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड किधर रहता है, हेड किधर रहता है बच्चों, आउटसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी साइड में रहता है, ठीक है। और वहीं पे जब हमने लिखा टेल के बारे में, तो टेल के बारे में क्या लिखा बच्चों, इनर साइड में रहता है। जरा देख लीजिए, देखिए अंदर में है ना, देखिए अंदर में है, जी हाँ अंदर में, इसीलिए। तो क्लियर हुआ बच्चों, समझ गए। अब अगला जाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये जो फोस्फोलिपिड बोलते हैं, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, कि सर ये फोस्फोलिपिड तो नाम सुना दिए सर, कि फोस्फोलिपिड एक्चुअली में होता है क्या, ये फोस्फोलिपिड किस किस चीज़ों से बना होता है। देखिए बच्चों, फोस्फोलिपिड में बच्चों क्या क्या होता है। एक तो अल्कोहल होगा, ये देखिए मैं अल्कोहल बनाया हूँ, ALCOHOL, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल कोई भी प्रकार का हो सकता है, अलग मैं बताऊंगा कौन कौन अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल इस दुनिया में बहुत तरह का पाया जाता है। तो फोस्फोलिपिड में एक अल्कोहल होगा, और उस अल्कोहल से 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ रहेगा, और एक फोस्फेट अल्कोहल होगा। अब आता है कि सर ये फैटी एसिड जो होगा सेम ही होगा, नहीं, अलग अलग नेचर का भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, जी हाँ। तो ये 2 फैटी एसिड और फोस्फेट अल्कोहल, इस तीनों को अगर आप अल्कोहल से जोड़ देते हैं तो बनता है क्या, फोस्फोलिपिड। यही है मेन फंक्शन, यानी मेन जो केमिकल कंपोजिशन है फोस्फोलिपिड का, यही है। अब यहाँ पे देखिए, फोस्फोलिपिड तो 2 प्रकार का होता है, एक ग्लाइसरोफोस्फोलिपिड और दूसरा स्फिंगोफोस्फोलिपिड। तो कैसे बनता है ये ग्लाइसरो और दूसरा स्फिंगो, तो देखिए बच्चों, जब इसी अल्कोहल के जगह पर हम क्या देते हैं, एक अल्कोहल ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल एक तरह का क्या है, अल्कोहल है। जब आप उसी अल्कोहल के जगह ग्लाइसरोल को रख देते हैं और उस ग्लाइसरोल को फैटी एसिड और फॉस्फेट अल्कोहल से जोड़ देते हैं, तब वो क्या बनता है, ग्लाइसरोफोस्फोलिपिड बनता है। लेकिन वहीं पर जब आप स्फिंगोफोस्फोलिपिड कहते हैं तो कहा जाता है कि आप स्फिंगोसीन, ये भी एक तरह का क्या है, अल्कोहल है। जब इस अल्कोहल यानी स्फिंगोसीन को किससे जोड़ देते हैं बच्चों, फैटी एसिड से और फॉस्फेट अल्कोहल से जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 फैटी एसिड नहीं होता, एक ही होता है। जब आप फैटी एसिड और फॉस्फेट अल्कोहल से जोड़ देते हैं, तब उस शर्त पर यही स्फिंगोसीन प्लस फैटी एसिड और फॉस्फेट अल्कोहल से मिलकर बन जाता है क्या बच्चों, स्फिंगोफोस्फोलिपिड। तो ये था केमिकल कंपोजिशन की फोस्फोलिपिड होता है एक्चुअली में क्या सर, ये हमने देखा कि एक्चुअली में क्या होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को समझे होंगे। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा, और सबका बारी बारी से जैसे जैसे मैं लिखाया हूँ उसका नोट्स बनाइएगा बच्चों। और नोट्स अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों के पास, और पढ़िएगा उसको, और
दिमाग में सारी बातों को रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे लिख के आ सकें, अच्छे से अच्छे टिक आउट करके आ सकें। बच्चों थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक है। आगे फिर इंतज़ार कीजिए अगला अच्छा वाला वीडियो आने का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।